दुनिया में अमीरों की कमी नहीं है, लेकिन एक ऐसा इंसान भी था जिसने अपने दौलत से ज्यादा लोगों का दिल जीता। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने अपने टाटा ग्रुप को नमक से लेकर सॉफ्टवेयर की बुलंदियों तक पहुंचाया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे चहेते उद्योगपति सर रतन टाटा के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अपमान का बदला शब्दों से नहीं, अपनी कामयाबी से लिया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनी टाटा था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के एडॉप्टेड ग्रैंडसन थे। जब रतन टाटा मात्र 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनका और उनके भाई जिमी टाटा का पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने किया। उनकी दादी ने उन्हें सादगी और अनुशासन सिखाया। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए और 1959 में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर में डिग्री ली। बाद में उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा अमेरिका में ही बसना चाहते थे। उन्हें वहां की जीवन शैली और अपना आर्किटेक्चर का काम बहुत पसंद था। वे लॉस एंजल्स में एक नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन अपनी दादी की बिगड़ती सेहत के कारण उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। 1962 में जब वे भारत लौटे तो उन्हें सीधे किसी बड़े पद पर काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने जमशेदपुर के टाटा स्टील में एक साधारण कर्मचारी की तरह काम शुरू किया। 1991 में जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली तो वो सिर्फ एक इंडियन कंपनी थी, लेकिन रतन टाटा का सपना बहुत बड़ा था। वो टाटा के नमक से लेकर ट्रक तक को पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना चाहते थे। रतन टाटा जानते थे कि अगर ग्लोबल बनना है तो रिस्क लेना होगा। उनके नेतृत्व में टाटा ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। साल 2000 में उन्होंने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को खरीद लिया। ये उस वक्त की किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा विदेशी एक्विजिशन था। रातों रात टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 2007 में उन्होंने यूरोप के स्टील दिग्गज कोरस को $12 बिलियन में खरीदकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद टाटा स्टील दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील निर्माता बन गई। और फिर आया साल 2008 जब उन्होंने फोर्ड से जैगुआर लैंड रोवर को खरीदकर न केवल अपना अपमान का बदला लिया बल्कि लग्जरी ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत का झंडा गाड़ दिया। रतन टाटा की लीडरशिप का कमाल यह था कि उन्होंने सिर्फ विदेशी कंपनियां खरीदी नहीं, बल्कि उन्होंने उन्हें मुनाफे में लाकर दिखाया। आज टाटा ग्रुप का 65% से ज्यादा रेवेन्यू भारत के बाहर से आता है। आज टाटा के पास 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेशंस है और दुनिया भर में उनके करीब 10 लाख कर्मचारी हैं। रतन टाटा ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारतीय कंपनियां अब सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर्स हैं। उन्होंने टाटा को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाया जहां आज दुनिया भर के लोग जब भी भरोसे की बात करते हैं तो उनके जुबान पर सबसे पहला नाम टाटा आता है। बिजनेस की दुनिया में जमीन से जुड़े रहने वाले रतन टाटा को आसमान की ऊंचाइयों से भी बेहद प्यार था। बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा एक बहुत ही बेहतरीन पायलट थे और उन्हें हवाई जहाज उड़ाने का जुनून बचपन से ही था। मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार अकेले विमान उड़ाया था। रतन टाटा की सबसे यादगार उड़ान थी साल 2007 की, जब 59 साल की उम्र में उन्होंने बेंगलुरु के एयर शो में दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक F-16 सुपर वाइपर को उड़ाया। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। इसके बाद उन्होंने F-18 सुपर हॉर्नेट भी उड़ाकर दुनिया को दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। और अगर साल 1999 टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत बुरा दौर था। रतन टाटा की पैशन प्रोजेक्ट टाटा इंडिका मार्केट में संघर्ष कर रही थी। घाटा इतना बड़ा कि टाटा ने अपनी कार कंपनी बेचने का फैसला किया। वे अपनी टीम के साथ अमेरिका पहुंचे, फोर्ड मोटर्स के हेडक्वार्टर डेट्रॉइट में। करीब 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा, जब तुम्हें कार बनाना आता ही नहीं था तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों फूंक दिए? हम तुम्हारी कंपनी खरीद कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा के लिए ये शब्द किसी घाव की तरह थे। वे अपमान का घूंट पीकर रह गए। वे बिना डील किए उसी रात वापस लौट आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने अपनी पूरी ताकत टाटा मोटर्स को खड़ा करने में लगा दी और फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि पूरी दुनिया दंग रह गई। 9 साल बाद साल 2008 में फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। अब पासा पलट चुका था। रतन टाटा ने फोर्ड के 2 सबसे बड़े ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। इस बार बिल फोर्ड खुद चलकर मुंबई आए और टाटा से वही शब्द कहे जो कभी रतन टाटा ने सुने थे, लेकिन इस बार अंदाज अलग था। बिल फोर्ड ने कहा, आप ये ब्रांड्स खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने चिल्लाकर नहीं बल्कि अपनी सफलता से जवाब दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि ये सही समय का इंतजार और कड़ी मेहनत किसी भी अपमान का सबसे बड़ा बदलाव होता है। साल 2003 की एक भीगी हुई शाम रतन टाटा अपनी कार से जा रहे थे जब उनकी नजर एक स्कूटर पर पड़ी। उस स्कूटर पर एक परिवार था, पति पत्नी और 2 छोटे बच्चे, जो भारी बारिश में भीग रहे थे और सड़क की फिसलन से जूझ रहे थे। ज्यादातर लोग इसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रतन टाटा के मन में एक सवाल खड़ा हुआ, क्या एक आम भारतीय परिवार को सुरक्षा और सम्मान के साथ चलने का अधिकार नहीं है? और इसी एक सवाल ने जन्म दिया दुनिया की सबसे सस्ती कार के विचार को, टाटा नैनो।
उन्होंने वादा किया कि वो 1 लाख रुपए में कार देंगे। पूरी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। विशेषज्ञों ने कहा असंभव है, लेकिन रतन टाटा के लिए यह केवल मुनाफे का सौदा नहीं था, यह एक वादा था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और साल 2008 में जब नैनो लॉन्च हुई तो पूरी दुनिया दंग रह गई। दुर्भाग्य से नैनो व्यावसायिक रूप से उतनी सफल नहीं रही। इसे गरीबों की कार का टैग दे दिया गया और मार्केटिंग की गलतियों ने इसे पीछे धकेल दिया। लेकिन रतन टाटा को इसका पछतावा कभी नहीं हुआ, क्योंकि नैनो उनकी विफलता नहीं बल्कि उनकी इंसानियत का प्रतीक था। ये इस बात का सबूत थी कि एक अरबपति भी एक आम आदमी के भीगते हुए बच्चों के लिए फिक्रमंद हो सकता है। रतन टाटा ने साबित किया कि बिजनेस सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। बिजनेस की दुनिया में रतन टाटा को एक टाइटन कहा जाता था, लेकिन उनके घर और ऑफिस के दरवाजे एक ऐसी दुनिया के लिए हमेशा खुले रहते थे जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी। वो दुनिया थी बेजुबान जानवरों की। उनका लगाव इतना गहरा था कि एक बार उन्हें ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना था। सब तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर रतन टाटा ने लंदन जाने से मना कर दिया। कारण उनका पालतू कुत्ता टीटो बहुत बीमार था। उन्होंने कहा, मेरा कुत्ता बीमार है, मैं इसे इस हाल में छोड़कर नहीं आ सकता। अवार्ड से बढ़कर उनके लिए अपने दोस्त का साथ था। चाहे वो बारिश में भीगते कुत्तों के लिए ताज होटल्स के दरवाजे खोलना हो या बीमार जानवरों के लिए करोड़ों की लागत से एनिमल हॉस्पिटल बनवाना। रतन टाटा ने सिखाई कि सच्ची अमीरी पैसों में नहीं बल्कि इस बात में है कि आप उनके प्रति कितने दयालु हैं, जो आपसे मांग कर कुछ ले नहीं सकते। रतन टाटा के जीवन का एक पन्ना ऐसा भी था जो अधूरा रह गया। लॉस एंजल्स में उन्हें प्यार हुआ, शादी की बात भी पक्की हो गई थी, लेकिन उनकी दादी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। उन्होंने उम्मीद की थी कि उनका प्यार भी भारत आएगा, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध ने दूरियां बढ़ा दी। उन्होंने ताउम्र कुंवारे रहने का फैसला किया और अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। कहते हैं दोस्ती उम्र नहीं दिल देखती है। दुनिया रतन टाटा को एक दिग्गज बिजनेसमैन के तौर पर जानती थी, लेकिन उनके जीवन के आखिरी सालों में उनका सबसे करीबी दोस्त उनसे 55 साल छोटा था। ये कहानी है रतन टाटा और शांतनु नायडू की। इस दोस्ती की शुरुआत किसी बिजनेस मीटिंग से नहीं बल्कि सड़क पर रहने वाले बेजुबान कुत्तों के प्रति प्यार से हुई थी। शांतनु ने आवारा कुत्तों को गाड़ियों से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाए थे। जब रतन टाटा को इस नेक काम के बारे में पता चला तो उन्होंने खुद शांतनु को चिट्ठी लिखी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो पहली मुलाकात एक अटूट रिश्ते में बदल गई। शांतनु रतन टाटा के असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उनके बेटा समान दोस्त बन गए। शांतनु ने रतन टाटा को मॉडर्न दुनिया और सोशल मीडिया से जोड़ा तो रतन टाटा ने शांतनु को जीवन की गहराई सिखाई। जब रतन टाटा का अंतिम सफर शुरू हुआ तो शांतनु अपनी छोटी सी इलेक्ट्रिक बाइक पर उनके पार्थिव शरीर के आगे आगे चल रहे थे, मानो अपने कैप्टन को आखिरी बार रास्ता दिखा रहे हो। शांतनु ने एक बार कहा था, लोग उन्हें टाइटन बुलाते हैं, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक सच्चे दोस्त थे। रतन टाटा और शांतनु की यह दोस्ती हमें सिखाती है कि सादगी और दयालुता ही वो पल है जो दो अलग पीढ़ियों को एक खूबसूरत रिश्ते में बांध देते हैं। 26 नवंबर 2008 मुंबई की वो काली रात जिसे कोई भूल नहीं सकता। आतंकियों ने हमला किया था भारत के ताज महल पैलेस होटल पर। चारों तरफ धुआं था, चीखें थी और गोलियों की गूंज। लेकिन उस खौफनाक मंजर के बीच एक शख्स ऐसा था जो अपने ऑफिस में बैठकर सुरक्षा का इंतजार नहीं कर रहा था। वो थे रतन टाटा। जैसे ही हमले की खबर मिली वो सीधे ताज होटल के पास पहुंच गए। जब गोलियां चल रही थी तब वो बाहर खड़े होकर अपने कर्मचारियों और मेहमानों की सलामती की दुआ कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस ओनर की तरह नहीं बल्कि एक गार्जियन की तरह व्यवहार किया। लेकिन असली महानता इसके बाद दिखी। रतन टाटा ने उन सभी कर्मचारियों के परिवारों की पूरी जिम्मेदारी ली जो इस हमले में शहीद हुए थे। सिर्फ कर्मचारियों ही नहीं, होटल के बाहर बैठने वाले रेडी पटरी वालों की भी मदद की गई। उनके बच्चे की पढ़ाई, मेडिकल खर्च और उनके घर का पूरा वेतन आज तक टाटा ग्रुप उठाता है। ताज होटल आज भी समुद्र के किनारे सीना ताने खड़ा है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, यह रतन टाटा के उस अटूट साहस का प्रतीक है जिसने दुनिया को दिखाया कि नफरत से बड़ी इंसानियत होती है। वो रात मुंबई कभी नहीं भूलेगी और वो सेवा भारत कभी नहीं भूलेगा। जब 2020 में कोरोना महामारी ने भारत को घेरा तो रतन टाटा ने बिना सोचे 1500 करोड़ की मदद का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा था, ये पैसा सिर्फ एक दान नहीं, भारतीयों की रक्षा का वादा है। उन्होंने ताज होटलों को डॉक्टरों के लिए खोल दिया और देश के कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए टाटा की पूरी मशीनरी लगा दी। रतन टाटा की इन्हीं महान कार्यों के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण और 2008 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा। उन्हें असम वैभव और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी मिले। 9 अक्टूबर 2024 ये वो दिन था जब ये खबर आई कि रतन टाटा नहीं रहे। मानो पूरे देश की धड़कन रुक गई हो। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। जहां लाखों की भीड़ नम आंखों से उन्हें अंतिम सलाम करने आई थी, रतन टाटा चले गए, लेकिन उनकी सादगी, साहस और इंसानियत की विरासत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। अलविदा भारत के अनमोल रतन।